अगर मैं आपसे कहूं कि जीएसटी में रेट चेंज होने के बाद भी आपको पुराने वाले ही जीएसटी रेट से टैक्स पे करना पड़ सकता है, तो जी हाँ, जैसा कि आप अवेयर होंगे कि रिसेंटली जीएसटी में रेट चेंज होने की बात चल रही है और बहुत सारे लोग ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि उनकी जो गुड्स है, उनकी जो सर्विसेज है, उनके ऊपर जीएसटी की रेट कम हो सकती है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि जीएसटी की रेट कम होने के बाद भी आपको पुराने वाली ही जीएसटी रेट से टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट आ सकती है, तो ऐसा आपके साथ ना हो और ऐसा किन केसेस के अंदर हो सकता है, उस चीज़ को समझने के लिए जीएसटी एक्ट के कुछ स्पेसिफिक प्रोविजंस है जो रेट केस के चेंजेस के अंदर अप्लाई करते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम उन्हीं प्रोविजन को समझेंगे और उन प्रोविजंस का रेट के ऊपर क्या इंपैक्ट आ सकता है, आपको किस रेट से जीएसटी पे करना पड़ेगा, उसके ऊपर क्या इंपैक्ट आ सकता है, उसे हम डिटेल के अंदर आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो इस पूरी चीज़ को समझने के लिए हम डायरेक्टली हमारी स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो हम यहाँ पे जो सेक्शन 14 ऑफ सीजीएसटी एक्ट है उसकी यहाँ पे बात करना चाह रहे हैं। जनरली अगर आप देखेंगे तो जो टाइम ऑफ सप्लाई आप निकालते हैं, वो टाइम ऑफ सप्लाई आप सेक्शन 12 और सेक्शन 13 को यूज करके निकालते हैं। सेक्शन 12 इन केस ऑफ गुड्स और सेक्शन 13 इन केस ऑफ सर्विसेज। लेकिन सेक्शन 14 एक ऐसा सेक्शन है जिन्हें हम जनरली नॉर्मल यूज के अंदर इतना ध्यान नहीं देते, उसे अवॉइड करते हैं, क्योंकि ये सेक्शन स्पेसिफिकली उन केसेस के अंदर अप्लाई करता है जहां पे कोई रेट चेंज होती है। तो इसलिए जब रेट चेंज की यहाँ पे बात चल रही है तो हमें सेक्शन 14 को यहाँ पे समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये जो सेक्शन 14 है ये बेसिकली टाइम ऑफ सप्लाई के रिगार्डिंग बात करता है, और ये जो सेक्शन 14 है ये ओवरराइड कर जाता है सेक्शन 12 को और सेक्शन 13 को किन केसेस के अंदर जहाँ पे कोई टैक्स की रेट के अंदर चेंजेस आता है, गुड्स या सर्विसेज कुछ भी हो, जब जहाँ पे रेट ऑफ टैक्स के अंदर कोई चेंज होगा तो वहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई सेक्शन 12 और सेक्शन 13 को छोड़ते हुए सेक्शन 14 के यहाँ से देखी जाएगी। तो अब यहाँ पे एक सवाल आ सकता है कि टाइम ऑफ सप्लाई का बेसिकली इंपॉर्टेंस क्या है। तो आपको यह समझना होगा कि टाइम ऑफ सप्लाई आपकी कब है, उसके बेसिस पे आपको किस रेट से जीएसटी पे करना पड़ेगा वो डिसाइड होता है। तो मान लीजिए कि जैसे हम डिटरमाइन करेंगे कि आपका टाइम ऑफ सप्लाई कब है, अगर आपका टाइम ऑफ सप्लाई जीएसटी की रेट चेंज होने से पहले का निकल के आ जाता है, जब तक रेट चेंज नहीं हुई थी उससे पहले का टाइम ऑफ सप्लाई निकल के आ जाता है, तो आपको पुराने वाली जीएसटी रेट से टैक्स पे करना होगा। लेकिन अगर आपका जो टाइम ऑफ सप्लाई है वो आपका बाद का निकल के आता है, रेट चेंज होने के बाद का टाइम ऑफ सप्लाई निकल के आता है, तो आपको नए जीएसटी रेट से यहाँ पे टैक्स पे करना होगा। तो बेसिकली आपको किस रेट से जीएसटी पे करना पड़ेगा वो इस चीज से डिसाइड नहीं होगा कि आपने एक्चुअली सप्लाई कब की, ये इस चीज से डिसाइड होगा कि सेक्शन 14 की अकॉर्डेंस के अंदर आपकी टाइम ऑफ सप्लाई कब निकल के आती है, और वो टाइम ऑफ सप्लाई अगर पहले निकल के आती है तो आप ओल्ड रेट से पे करेंगे, अगर बाद में निकल के आती है रेट चेंज के तो आप न्यू रेट से टैक्स पे करेंगे। तो जब हम यहाँ पे अब सेक्शन 14 को समझने की कोशिश करते हैं तो सेक्शन 14 के अंदर दो इंपॉर्टेंट क्लोजेस यहाँ पे है, क्लोज ए और क्लोज बी। क्लोज ए उन केसेस से डील करता है जहां पे सप्लाई आपकी बिफोर रेट चेंज से हो गई, और क्लोज बी उन केसेस से डील करता है जहां पे आपकी जो सप्लाई है वो रेट चेंज के बाद हुई। ये बेसिकली आपको सेक्शन 14 की अंडरस्टैंडिंग देने के लिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। हम सारे केस आगे चलते हुए वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये चीज़ ध्यान ना भी हो तो भी आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि आपका किस रेट से टैक्स पे होगा, आपकी टाइम ऑफ सप्लाई कब निकल के आएगी। तो सबसे पहले आप देखेंगे तो हम यहाँ पे क्लोज ए की रिगार्डिंग बात करते हैं, जहां पे आपकी जो सप्लाई है वो रेट चेंज होने से पहले कर दी गई, आपने जो एक्चुअल सप्लाई की वो रेट चेंज होने से पहले कर दी। तो अब ऐसे केस के अंदर आपको किस रेट से टैक्स पे करना होगा, आपके ऊपर टाइम ऑफ सप्लाई आपका कब निकल के आएगा वो हम समझते हैं। तो यहाँ पे तीन चीजों का आपको स्पेशल ध्यान रखना है कि आपकी इनवॉइस कब इशू हो गई, आपकी पेमेंट कब रिसीव हुई और आपकी सप्लाई कब हो गई थी। तो आपकी सप्लाई तो यहाँ पे मान लीजिए कि बिफोर रेट चेंज हो गई, लेकिन आपने फर्स्ट केस के अंदर जो इनवॉइस इशू की वो आफ्टर रेट चेंज की, और जो पेमेंट भी आपको मिली वो भी आफ्टर रेट चेंज हुई। तो ऐसे केस के अंदर क्या होगा, आपका टाइम ऑफ सप्लाई क्या निकल के आएगा, जो भी अर्लियर होगा किन दोनों में से, इन दोनों डेट्स में से, जो आपकी इनवॉइस इशू की डेट है और जो आपकी पेमेंट की डेट है, उनमें से जो भी अर्लियर होगा वो आपका यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। तो अब ऐसे केस के अंदर आप देख पाओगे कि यहाँ पे जो इनवॉइस भी इशू की जा रही है वो भी आफ्टर है, और जो आपको पेमेंट मिल रही है वो भी आफ्टर है। तो मतलब रेट चेंज के बाद ही इनवॉइस है, रेट चेंज के बाद ही आपको पेमेंट मिल रही है। तो ऐसे केस के अंदर चाहे आपकी टाइम ऑफ सप्लाई कुछ भी निकल के आए, वो इतना तो श्योर है कि वो आपकी रेट चेंज के बाद की टाइम ऑफ सप्लाई होगी, क्योंकि टाइम ऑफ सप्लाई या तो आपकी इनवॉइस इशू डेट होगी या फिर आपकी पेमेंट रिसीव डेट होगी, तो वो दोनों ही डेट्स आपकी रेट चेंज के बाद की है। तो ऐसे केस के अंदर आपके ऊपर जो नए वाली रेट है वो यहाँ पे अप्लाई कर जाएगी। अब दूसरा केस आता है जहां पे आपने सप्लाई तो पहले ही कर दी, सप्लाई तो आपकी बिफोर है रेट चेंज के, लेकिन जो आपकी पेमेंट है वो आफ्टर है। पेमेंट आपको बाद में मिली, लेकिन आपकी इनवॉइस जो है वो स्टिल बिफोर रेट चेंज है। सप्लाई पहले हो गई, इनवॉइस पहले हो गई, लेकिन जो आपने पेमेंट की वो रेट चेंज होने के बाद की।
तो ऐसे केस के अंदर जो आपका टाइम ऑफ सप्लाई है वो क्या बन जाएगा, वो इनवॉइस इशू की डेट बन जाएगी। जिस दिन इनवॉइस इशू हुआ वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। और इनवॉइस इशू आपकी कब हुई, रेट चेंज होने से पहले हुई, तो ऐसे केस के अंदर आपके ऊपर जो ओल्ड रेट है वो यहाँ पे अप्लाई कर जाएगी। तो आप ये चीज ध्यान दीजिए, अगर आपने सप्लाई कर दी, आपने इनवॉइस रेस कर दिया पहले, चाहे आप पेमेंट बाद में कर रहे हो, तो ऐसे केस के अंदर भी आपके ऊपर ओल्ड वाली रेट अप्लाई करेगी। इसके बाद अगला केस आता है कि आपने सप्लाई पहले कर दी, आपने पेमेंट भी पहले ले ली, लेकिन आप जो इनवॉइस इशू कर रहे हैं वो आप आफ्टर रेट चेंज कर रहे हैं। तो ऐसे केस के अंदर जो आपका टाइम ऑफ सप्लाई बनेगा वो आपकी पेमेंट वाली डेट बन जाएगी। आपको पेमेंट कब मिली उस डेट के ऊपर आपका टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। और पेमेंट आपकी कब हुई, एक्चुअली बिफोर रेट चेंज हुई, तो बिफोर रेट चेंज हुई तो वहां पे ओल्ड रेट यहाँ पे अप्लाई कर जाएगी। तो ये तो हमने देखा कि सप्लाई अगर आपकी पहले हो गई रेट चेंज से। अब हम देखते हैं कि सप्लाई अगर आपकी आफ्टर हो रही है रेट चेंज के, जो क्लोज बी के केसेस है उन्हें समझने की कोशिश करते हैं कि आपकी सप्लाई आफ्टर रेट चेंज हो रही है, तो ऐसे केस के अंदर क्या होगा। तो पहला केस है सप्लाई तो आफ्टर हो गई, लेकिन जो आपने इनवॉइस इशू की वो बिफोर कर दी, और जो आपको पेमेंट रिसीव हुई वो भी आफ्टर हुई रेट चेंज के। मतलब रेट चेंज के बाद आपने सप्लाई की, रेट चेंज के बाद आपको पेमेंट मिली, लेकिन आपने जो इनवॉइस इशू की वो आपने पहले इशू कर दी। तो ऐसे केस के अंदर जो आपका टाइम ऑफ सप्लाई निकल के आया वो आपकी पेमेंट रिसिप्ट की डेट आ गई, और पेमेंट रिसिप्ट आप देखेंगे तो वो आफ्टर रेट चेंज हुई है। तो ऐसे केस के अंदर जो नए वाला रेट यहाँ पे है वो अप्लाई कर जाएगा। अब इसके बाद अगला केस आता है कि जहां पे आपने सप्लाई तो कर दी आफ्टर रेट चेंज, लेकिन जो आपने इनवॉइस इशू की वो भी आपने पहले कर दी रेट चेंज से, आपको जो पेमेंट मिली वो भी आपको पहले मिल गई रेट चेंज से। तो ऐसे केस के अंदर आपको स्पेशल ध्यान देना है, यहाँ पे जो आपका टाइम ऑफ सप्लाई निकलेगा वो अर्लियर होगा। किन दो डेट्स का, जब आपको इनवॉइस आपने इशू की और दूसरा आपको जब पेमेंट मिली, इन दोनों ही डेट्स में से जो अर्लियर होगी वो डेट आपकी टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगी। और अगर आप देखेंगे तो ये दोनों ही डेट्स इस केस के अंदर बिफोर रेट चेंज है, ये भी बिफोर रेट चेंज है, ये भी बिफोर रेट चेंज है। तो आपकी टाइम ऑफ सप्लाई कोई भी निकले, जो आपकी रेट यहाँ पे अप्लाई करेगी वो आपकी ओल्ड रेट यहाँ पे अप्लाई कर जाएगी। तो इवन आपकी सप्लाई आफ्टर रेट चेंज हो रही है, स्टिल आपके ऊपर ओल्ड वाले जीएसटी रेट से आपको टैक्स पे करने की यहाँ पे रिक्वायरमेंट आ रही है। अगली चीज आती है आपकी सप्लाई तो आफ्टर हुई, सप्लाई आपने रेट चेंज होने के बाद की, आपने इनवॉइस भी बाद में ही दी, लेकिन जो आपने पेमेंट रिसीव की वो आपने बिफोर रेट चेंज कर ली। तो ऐसे केस के अंदर आपका टाइम ऑफ सप्लाई क्या निकल के आ जाएगा, तो जो आपकी इनवॉइस इशू वाली डेट थी, जब आपने इनवॉइस इशू किया वो आपकी हो जाएगी। और इनवॉइस आप कब इशू कर रहे हैं, आफ्टर रेट चेंज इशू कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी आपकी जो नए वाली टैक्स रेट है उससे यहाँ पे टैक्स अप्लाई करेगा। तो ये तो बेसिकली आपके सारे सिनेरियोज हो गए। आप इन सिनेरियोज को देख के देख सकते हैं कि आपका केस किस पर्टिकुलर सिनेरियो में फॉल कर रहा है, और उसके बेसिस के ऊपर आपकी टाइम ऑफ सप्लाई कब की निकल के आ रही है, और उसके साथ साथ आपको कौन सी रेट से टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट है वो आप देख सकते हैं। लेकिन हम इन सभी सिनेरियोज को समराइज करने की कोशिश करें कि अल्टीमेटली इनका क्रक्स क्या निकल रहा है, तो उन्हें हम अब समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे इन सभी सिनेरियोज के अंदर हम दो चीजें डिटरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके ऊपर रेट कौन सी लग रही है और आपको अल्टीमेटली टाइम ऑफ सप्लाई आपका कौन सा निकल के आ रहा है। तो अगर मैं आपको रेट का समझाना चाहूं तो रेट आपके ऊपर बेसिकली सभी सिनेरियोज में देखेंगे तो आपके ऊपर रेट वो लग रही है जहां पे मेजॉरिटी ऑफ चीजें हैं। यहां पे हम तीन चीजों को डिस्कस कर रहे हैं। जब तीनों चीजें एक ही साइड होगी तो वहां पे तो इन सिनेरियोज को डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है। आपकी सप्लाई, आपकी इनवॉइस, आपकी पेमेंट, अगर वो रेट चेंज से पहले होगी तो पुरानी रेट, रेट चेंज के बाद होगी तो बाद की रेट। लेकिन अगर आपके इन तीनों सिनेरियोज में अगर कोई चीज इधर उधर हो जाती है तो इसके लिए जो सिनेरियोज हमने ऊपर डिस्कस किए 6 सिनेरियोज, तो वहां पे कौन सी रेट लगेगी उसके लिए बेसिकली आप सिंपल ये मान के चलिए जहां पे मेजॉरिटी चीजें हैं वो रेट आपकी अप्लाई कर जाएगी। जहां पे 2 चीजें हो जाएगी वो रेट आपकी अप्लाई कर जाएगी। 3 चीजें हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं तो 2 चीजें एक साइड होगी, एक चीज एक साइड होगी, तो जिस साइड 2 चीजें हैं वो वाली रेट यहाँ पे आपकी अप्लाई कर जाएगी। तो अगर आप यहाँ पे सारे सिनेरियोज को दोबारा देखें तो हम इस चीज को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आपकी सप्लाई तो बिफोर होगी, लेकिन पहले केस में आपकी इनवॉइस भी आफ्टर है, पेमेंट भी आफ्टर है। तो आफ्टर क्या है, आपकी जो मेजॉरिटी चीजें वो आफ्टर के अंदर फॉल कर रही है, तो यहाँ पे आफ्टर वाली रेट लग गई, न्यू रेट लग गई। अब यहाँ पे सप्लाई बिफोर है, इनवॉइस बिफोर है, लेकिन पेमेंट आफ्टर है। मेजॉरिटी कहाँ पे हो गई, बिफोर के अंदर मेजॉरिटी होगी, तो आपकी जो ओल्ड रेट है वो यहाँ पे अप्लाई कर गई। सप्लाई आपकी बिफोर है, आपकी पेमेंट भी बिफोर है, लेकिन आपकी इनवॉइस आफ्टर है। मेजॉरिटी कहां पे हो गई, बिफोर के अंदर, तो बिफोर वाली ओल्ड रेट आपके ऊपर यहां पे अप्लाई कर गई। तो अब आपके देखते हैं आफ्टर वाले केसेस। ये आफ्टर है, ये बिफोर है, ये आफ्टर है। मेजॉरिटी आफ्टर के अंदर आ गई तो आपकी न्यू रेट अप्लाई कर जाएगी। ये आफ्टर है, ये बिफोर है, ये बिफोर है, 2 बिफोर आ गए, मेजॉरिटी बिफोर के अंदर है तो आपके ऊपर ओल्ड वाली रेट अप्लाई कर गई। इसके बाद ये आफ्टर है, ये आफ्टर है, ये बिफोर है, मेजॉरिटी आफ्टर के अंदर तो आपकी न्यू वाली रेट यहाँ पे अप्लाई कर गई।
तो रेट आपकी कौन सी लगेगी उसके लिए आप एक सिंपल चीज ध्यान रखते हैं, जहां पे मेजोरिटी चीजें हो गई इन 3 चीजों के अंदर, वो रेट आपके ऊपर अप्लाई कर जाएगी। अब आपकी टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी, इसको लेके आपको 2-3 रूल्स ध्यान रखने हैं जिससे आपके सारे केसेस कवर हो जाएंगे। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि डेट ऑफ सप्लाई वो आपकी कभी यहां पे टाइम ऑफ सप्लाई नहीं हो सकती इन केसेस के अंदर। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी इनवॉइस की डेट है और जो आपकी पेमेंट की डेट है वो क्या सेम साइड फॉल कर रही है या डिफरेंट साइड फॉल कर रही है। अगर वो दोनों डिफरेंट साइड फॉल कर रही है तो वो जो सप्लाई की साइड फॉल करेगी वो आपकी यहां पे टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगी। और वो दोनों अगर सेम साइड फॉल कर गई, इनवॉइस और पेमेंट दोनों सेम साइड फॉल कर रही है, तो उन दोनों में से जो भी अर्लियर होगा वो आपकी यहां पे टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगी। तो बेसिकली पहला रूल क्या है, डेट ऑफ सप्लाई आपकी कभी भी टाइम ऑफ सप्लाई नहीं होगी। आपकी टाइम ऑफ सप्लाई कौन सी होगी, या तो इनवॉइस या पेमेंट। अब इनवॉइस और पेमेंट अगर अलग अलग साइड फॉल कर रहे हैं, डिफरेंट साइड फॉल कर रहे हैं, तो जो साइड आपकी सप्लाई की साइड फॉल कर गई वो यहां पे आपकी टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगी। और दोनों अगर सेम साइड फॉल कर गए तो इन दोनों में से जो भी अर्लियर होगा वो आपकी यहां पे टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगी। तो इस रूल को भी हम ऊपर वाले सिनेरियोस के अंदर अप्लाई करने की यहां पे कोशिश करते हैं और समझते हैं कि क्या ये चीज सही बैठ रही है क्या। सबसे पहले तो यहां पे आपकी जो सप्लाई की डेट है वो कभी भी टाइम ऑफ सप्लाई नहीं हो सकती। आप जितने भी केसेस देखेंगे तो जो सप्लाई की डेट है वो कभी भी यहां पे टाइम ऑफ सप्लाई नहीं बन रही। तो यहां पे आप देखेंगे तो सप्लाई तो होगी आपकी बिफोर, इनवॉइस भी आफ्टर है, पेमेंट भी आफ्टर है, तो दोनों चीजें एक साइड फॉल कर रही है। तो दोनों चीजें जब एक साइड फॉल करे तो इन दोनों में से जो भी अर्लियर होगा, इनवॉइस की डेट में से, पेमेंट की डेट में से जो भी अर्लियर होगा वो आपकी टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगी। अगला केस देखते हैं, ये बिफोर फॉल कर गया, ये आफ्टर फॉल कर गया। तो जब दोनों चीजें अलग अलग साइड हो तो जो आपकी सप्लाई की साइड होगी, जो चीज आपकी सप्लाई की साइड होगी वो आपका यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। तो यहाँ पे दोनों अलग अलग साइड हैं और जो आपकी सप्लाई कहाँ पे है, बिफोर, और ये भी इनवॉइस भी बिफोर। तो जो आपकी इनवॉइस की डेट है, जो इनवॉइस इशू की डेट है, वो आपके यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई बन गई। सेम अगले केस में ये आफ्टर है, ये बिफोर है, अलग अलग साइड फॉल कर रही है। तो जो आपकी बिफोर, आपकी सप्लाई बिफोर है, जो आपकी बिफोर क्या फॉल कर रही है, पेमेंट रिसिप्ट की डेट। तो आपकी पेमेंट की जो डेट है वो आपकी यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई बन गई। ऐसे ही हम आफ्टर वाले केसेस को डिस्कस कर लेते हैं जहाँ पे सप्लाई आफ्टर हुई। तो ये बिफोर है, ये आफ्टर है, दोनों अलग अलग साइड फॉल कर रहे हैं। तो जो आपकी सप्लाई की साइड, मतलब जो आफ्टर वाली साइड फॉल कर गया, जो पेमेंट रिसीव की डेट है वो आपका यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई बन गया। अगला केस, ये बिफोर, दोनों सेम साइड फॉल कर गए, तो इन दोनों में से जो भी अर्लियर है, अर्लियर कौन सा हो गया, इनवॉइस और पेमेंट में से जो भी अर्लियर है वो आपका यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। ये आफ्टर है, ये बिफोर है, तो दोनों अलग अलग साइड फॉल कर रहे हैं। तो जो आपका सप्लाई की साइड फॉल कर जाए, जो आफ्टर में फॉल कर जाए, आफ्टर में क्या फॉल कर रहा है, इनवॉइस इशू, तो इनवॉइस इशू आपका यहाँ पे टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। तो इन दोनों तीनों बेसिक रूल्स को आप ध्यान रखते हुए इन सारे जो भी हम सिनेरियोज हमने ऊपर डिस्कस किए उनको आप बना सकते हैं, वो आपके ध्यान में रहेगा। आपको पर्टिकुलरली हर बार जाके वो सिनेरियो को एक एक जाके समझने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको स्टिल ये रूल्स समझ नहीं आते, बेसिक रूल्स, तो इसके बाद आप ये जो सिनेरियोज है उनको पर्टिकुलरली जाके देख सकते हैं कि आपका केस किस सिनेरियो के अंदर फॉल कर रहा है, और उसके बेस पे आप डिटरमाइन कर सकते हैं कि आपके ऊपर कौन सी रेट लगेगी, आपका टाइम ऑफ सप्लाई क्या बनेगा। तो जब आपको सेक्शन 14 की यहां तक की बात समझ आ गई तो एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पे आपको समझनी जरूरी है। हमने 3 डेट्स को देखा, सप्लाई की डेट को, इनवॉइस की डेट को और पेमेंट की डेट को। तो अब हमें यह समझना जरूरी है कि पेमेंट की डेट एक्चुअली होगी कौन सी, किस डेट को हम पेमेंट की डेट मानेंगे। बैंक में पैसा आ गया वो, बुक्स के अंदर एंट्री कर दी वो, या किस केस के अंदर यहाँ पे डेविएशंस आ सकते हैं, किस केस के अंदर यहाँ पे एक्सेप्शंस है। तो उन सभी चीजों को हम यहाँ पे समझते हैं। तो डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट क्या बनेगी, तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन तो क्या है, जो भी अर्लियर हो जाएगा, आपको जो बुक्स के अंदर रिकॉर्ड हुआ वो, सप्लायर ने जो अपनी बुक्स के अंदर एंटर की वो, या फिर जो आपके सप्लायर के बैंक अकाउंट के अंदर जब पेमेंट आ गई, इन दोनों में से जो भी अर्लियर डेट होगी वो आपकी पेमेंट की डेट बन जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक स्पेशल प्रोवाइजो और दिया गया है। जो प्रोवाइजो क्या बोलता है कि जो बैंक के अंदर पैसा आ रहा है वो 4 दिन के बाद आ रहा है, मतलब रेट चेंज हुई, रेट चेंज हुए 4 दिन हो गए, उसके बाद अगर बैंक के अंदर पेमेंट आ रही है तो यहां पे जो अर्लियर वाला रूल है वो अप्लाई नहीं करेगा। यहां पे जो स्ट्रेट अवे जो डेट ऑफ रिसीट बैंक के अंदर जो है पैसा आया वो आपकी डेट ऑफ रिसीट बन जाएगी। जनरल रूल है, जो भी अर्लियर होगा बैंक के अंदर या बुक्स के अंदर। लेकिन अगर आपको जो पेमेंट मिल रही है वो रेट चेंज होने के 4 दिन बाद मिल रही है बैंक के अंदर, तो आपको जो बैंक के अंदर जो आपको क्रेडिट हुई एंट्री, तब की वो आपकी डेट बन जाएगी डेट ऑफ रिसीट।
तो बुक एंट्री इस केस के अंदर यहाँ पे इग्नोर कर दी जाएगी। तो यहाँ पे जो ये प्रोवाइजो डाला गया है 4 दिन के बाद पेमेंट रिसीव होने वाला बैंक के अंदर, उसका बहुत इंपॉर्टेंट इंपैक्ट यहाँ पे पड़ रहा है। इसकी वजह से आपके यहाँ पे पूरे के पूरे टाइम ऑफ सप्लाई, डेट ऑफ रिसीट और उसकी वजह से अल्टीमेटली आपके ऊपर कौन सी रेट अप्लाई करने वाली है वो सब चीजें यहाँ पे इंपैक्ट कर सकती है। तो आपको इस प्रोवाइजो को स्पेशल ध्यान में रखना है। तो हमने ऊपर जो भी अब तक समझा उसे मैं अगर आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूँ तो वो आप यहाँ पे देखिए। इस एग्जाम्पल के अंदर आप बाकी प्रोविजंस को मिक्स मत कीजिएगा कि इनवॉइस तो इस डेट तक इशू हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ, ये कैसे हो सकता है। उन सब चीजों को छोड़ते हुए हम सिर्फ इस सेक्शन 14 को समझने के पर्पज से ये एग्जाम्पल लेते हुए चल रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हो क्या रहा है, जो जीएसटी की रेट है वो 12% से 18% हो गई 15 जुलाई 2025 से। आपने जो सप्लाई की वो एक्चुअली आपने कर दी 10 जुलाई को, तो ये 10 जुलाई है जो 15 जुलाई से पहले, तो आपने जो सप्लाई तो कर दी वो तो थी बिफोर। अगला आता है आपने जो इनवॉइस इशू की वो 20 जुलाई को इशू की, जो 15 जुलाई के बाद की डेट है। तो जो आपने इनवॉइस इशू की वो आपने आफ्टर चेंज इनवॉइस इशू की। आपको जब पेमेंट रिसीव होगी वो आपको 8 जुलाई को ही रिसीव होगी। 8 जुलाई 15 जुलाई से पहले की डेट है, तो आपको जो पेमेंट रिसीव हुई वो बिफोर हो गई। तो हम इसे सबसे पहले हमारे वाला जो जनरल रूल हमने देखे उससे समझने की कोशिश करते हैं कि रेट कौन सी लगेगी। तो आपकी सप्लाई बिफोर हो गई, पेमेंट बिफोर हो गई और यहाँ पे जो आपकी इनवॉइस इशू हुई वो आफ्टर हुई। तो मेजोरिटी चीजें कहाँ है, बिफोर के अंदर फॉल कर रही है। तो कौन सी रेट आपकी यहाँ पे लग जाएगी, ओल्ड वाली रेट लग जाएगी, 12% की रेट आपकी यहाँ पे अप्लाई कर जाएगी। अब समझते हैं टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगा हमारे जो सिंपल रूल्स है उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे आप देखिए इनवॉइस की डेट और पेमेंट की डेट क्या सेम साइड है या अलग अलग साइड है, ये आफ्टर है ये बिफोर है, अलग अलग साइड है। तो बेसिकली जो सप्लाई की साइड जो चीज फॉल कर जाएगी, सप्लाई की साइड क्या है बिफोर, तो बिफोर यहाँ पे क्या है पेमेंट, पेमेंट की जो डेट है वो आपकी सप्लाई की साइड फॉल कर रही है, तो वो आपकी यहाँ पे आपका टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। तो टाइम ऑफ सप्लाई आपका क्या होगा, डेट ऑफ पेमेंट रिसीट हो जाएगा। और जो कि है आपका 8 जुलाई का, तो 8 जुलाई को आपका टाइम ऑफ सप्लाई बन गया। तो 8 जुलाई को जो डेट लग रही है, 8 जुलाई को क्या रेट लग रही है, ओल्ड रेट। रेट चेंज हुई 15 जुलाई से, तो 8 जुलाई को ओल्ड रेट थी तो आपके ऊपर ओल्ड रेट अप्लाई कर जाएगी। अगर आपको ये रूल समझ भी नहीं आता है तो भी आपको सिंपली क्या करना है, जो भी सिनेरियोज हमने देखे थे वहां पे आप जाके चेक कर सकते हैं। तो ये जो आपका सिनेरियो है वो A3 के अंदर फॉल कर रहा है। तो जो आपका ये वाला सिनेरियो है, A3 वाला जो सिनेरियो है यहाँ पे ये फॉल कर रहा है और इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि डेट ऑफ पेमेंट है वो यहाँ पे आपकी टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगी और ओल्ड रेट यहाँ पे अप्लाई कर जाएगी। तो आपको जब यहाँ तक की बातें समझ आ गई तो अल्टीमेटली आप बेसिकली कुछ चीज़ों का ध्यान रखना। जब भी रेट चेंज हो तो आपको 4 डेट्स ध्यान रखनी है कि आपकी रेट कब चेंज हुई, आपने सप्लाई कब की, आपकी डेट ऑफ इनवॉइस क्या थी और आपको यहाँ पे पेमेंट रिसीट कब हुई। पेमेंट रिसीव्ड किसके बेसिस पे, जो डेफिनेशन हमने देखी 4 दिन वाला रूल, और जो आपके बैंक के अंदर क्रेडिट हुआ और जो आपको बुक्स के अंदर आपने एंट्री की उसमें से अर्लियर। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए आपकी डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ सप्लाई, इनवॉइस और रेट चेंज की डेट, इन चारों डेट्स को आपको ध्यान में रखना होगा। उसके बेसिस के ऊपर आपका टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन होगा, कौन सी रेट लगेगी वो डिटरमाइन होगा। इसके बाद यहाँ पे 2 क्लोजेज है, क्लोज ए क्लोज बी। क्लोज ए वहां पे अप्लाई करना जहां पे आपकी सप्लाई बिफोर हो गई, सप्लाई आफ्टर हुई वहां पे आप क्लोज बी लगाना। और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो मैट्रिक्स हमने ऊपर देखे, जो टेबल हमने ऊपर देखी, उसके बेसिस के ऊपर आप कौन सी रेट आपके ऊपर लगने वाली है, टाइम ऑफ सप्लाई आपका कौन सा बनने वाला है, वो आप डिटरमाइन कर सकते हैं। तो आई होप आपको हमारे आज के इस डिटेल डिस्कशन के थ्रू अगर आपके गुड्स या सर्विसेज के ऊपर आने वाले टाइम के अंदर अगर कोई जीएसटी के अंदर रेट चेंजेस होती है तो आपको किस रेट से एक्चुअली जीएसटी पे करना है उसके रिगार्डिंग एक कंप्लीट क्लैरिटी मिली होगी। और अगर आपको जो पीडीएफ हमने इस वीडियो के अंदर यूज किया वो आपको फ्यूचर रेफरेंस के लिए चाहिए तो उसके लिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। और अगर आप उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जाके देखेंगे तो वहां पे आपको इस पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा और आने वाली सभी वीडियोस के आपको जो भी रिसोर्सेज हम यूज करेंगे वो भी आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और आपको रेगुलर अपडेट्स भी वहां पे मिलते रहेंगे। तो फाइनली आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।